अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ ना कि जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दिया करिएगा, लगाया करिएगा। इससे क्या रहता है कि आपकी तैयारी का लेवल आप लोगों को मालूम चलता है, कहाँ कमी रह गई, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, ये भी आपको मालूम चलता है। और कई बार आप लोग कहते हैं ना कि परीक्षा हॉल में हमें आ रहा था आंसर, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से क्या रहता है कि वो आइडिया भी आप लोगों को होता है, आप लोग कंफर्टेबल भी होते हैं। और क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि आते हुए भी गलत कर बैठते हैं, समझ रहे हैं। 3 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, एक चौथा टेस्ट है। चौथे टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है मौलिक अधिकारों द्वारा वे प्रावधान प्रदान किए जाते हैं जो राज्य एवं व्यक्तियों दोनों के द्वारा भेदभाव प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग की को प्रतिबंधित करते हैं। तीसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार प्रदर्शन या धरने का अधिकार प्रदान करते हैं लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। इसमें क्या लगाओगे आप लोग, बताइए क्या सही होगा इसका? तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का दूसरा प्रावधान कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या फिर पूर्णता अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर प्रतिबंध लगाता है, और जबकि पहला प्रावधान केवल राज्य द्वारा विभेद पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल राइट है। क्या है? बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 18 द्वारा क्या कहा गया है इसमें? उपाधियों के अंत की बात की गई। महाराजा राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर जैसे वंशानुगत उपाधियां जो औपनिवेशिक राज्य द्वारा कुलीनों को प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 18 द्वारा प्रतिबंधित थे, क्योंकि ये सर्व समानता की सिद्धांत के विरुद्ध है। तो दूसरा बिल्कुल ठीक है इसमें। और अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो आप देखते हैं वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और सम्मेलन करने का अधिकार, इसमें आप देखेंगे। और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, और कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, आस्था को मौलिक लिखित प्रकार से चित्रित अथवा अन्य किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न तत्व शामिल हैं। पहला कह रहा है, ये क्या कह रहा है? अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, फिर प्रेस की स्वतंत्रता, फिर व्यवसाय विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन ट्रैफिक के विरुद्ध अधिकार, प्रसारण टेलीकास्ट का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित भारत बंद के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध, प्री सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन करने या फिर धरना देने का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है इसमें। तो तीसरा भी सही है बिल्कुल। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तीनों आपके बिल्कुल सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। और इसमें 2 कथन आपको दिए गए सामने और इन्हें ध्यान से पढ़ना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है उसका चुनाव आप लोगों को करना है। पहला कह रहा है कि यह एक जलीय पक्षी प्रजाति है जो केवल केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है।
दूसरा कह रहा है कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो भारत में इंडियन स्कीमर की प्रजातियों को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। तो पहला गलत हो जाएगा फिर। और इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा लेकिन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या लगा दोगे आप लोग? केवल दूसरा कथन सही है ना, और सही आपसे पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने 3 कथन दिए गए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव आपको करना है। पहला कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे या फिर प्रतिपालित को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। दूसरा कह रहा है कि मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। 3 कह रहा है संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है। और देखिए, 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सरोवर सिंह समिति का गठन मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के प्रवर्तन के दौरान महसूस की गई थी। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, अनुच्छेद 360 में किसकी बात की गई है? वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया, और इसमें संविधान में अनुच्छेद 51A का प्रवेश कराया गया। और इन मूल कर्तव्यों में से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को सजोना एक नैतिक संकल्पना है, जबकि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। इसमें दूसरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या है? बिल्कुल ठीक है दूसरा। और नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान न्यायालयों द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त उनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है। हालांकि संसद उन्हें उपयुक्त कानून द्वारा लागू करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा भी बिल्कुल ठीक है इसमें। अनुच्छेद 51A के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, उपदेश या फिर वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह यदि वह माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बाल या फिर प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। रखोगे कि नहीं रखोगे? 86वां संविधान संशोधन, और इसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A को भी जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सही है? दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, पहला गलत है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बताइए इसमें क्या लगा दोगे आप लोग? आप लगा दोगे क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करना है आपको। और आपके सामने कितने? 4 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से सही आपको चुनना है।
तो आप देखिए पहला क्या कह रहा है, केवल संसद राज्य क्षेत्रातीत विधान बना सकती है। दूसरा कह रहा है केवल संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। तीसरा कह रहा है राज्यपाल पर यह निर्देश देने के लिए अधिकृत है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता या फिर विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। चार कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से कुछ विषयों को संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखते हैं कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी अन्य क्षेत्र और जिसे समय विशेष के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया हो शामिल है, और संसद अकेली ही क्षेत्रातीत विधि भी बना सकती है। पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें राष्ट्रपति चार केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली तथा दमन द्वीप की शांति, प्रगति की सुशासन के लिए नियम बना सकती है। दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर या आप देखते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही संवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं। इस सूची में वर्तमान में आपराधिक विधि प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि चौथा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ विषयों को संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। और आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि राज्य सूची में शामिल 5 विषय जैसे संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा, वन हो गया, मापतौल हो गया, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, न्याय का प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों के गठन और संगठन को संबंधी सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के किसी अधिसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा अथवा विशिष्ट रूपांतर और अपवादों के साथ लागू होगा। तीसरा इसमें ठीक है। तो आप देखेंगे कौन, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा कैसा है, बिल्कुल गलत है। तो सही पूछ रहा है ना आपसे इसमें, तो 1 3 4 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को लागू करने के क्या लाभ है। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को लागू करने के क्या लाभ है। अब आप देखिए चार ऑप्शन दिए गए, चार कथन दिए गए ना नीचे, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। पहला कह रहा है कि मृदा अपवाह की रोकथाम। दूसरा कह रहा है देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। तीन कह रहा है वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण। चार कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। तो एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी, वनस्पति आवरण, पानी जैसी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण तथा विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः स्थापना करना। जल संभरण के क्षेत्र के भीतर जल संभरण का विकास सभी संसाधनों यथा प्राकृतिक भूमि, पानी, पौधे, जानवर और मानवीय के संरक्षण, पुनर्जनन तथा विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। हालांकि मौसमी नदियों के साथ देश की बारहमासी को जोड़ने का काम जल संभरण विकास कार्यक्रम के तहत नहीं किया जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा सही, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, दूसरा नहीं है ना। तो इसमें क्या लगा दोगे आप लोग, 1 3 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है आपसे कि निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में उपयुक्त कथन का सही और उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ये कह रहा है अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 17 और भाग 4 में राज्य की निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान। तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है और क्योंकि इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया,
इस पीठ ने यह भी कहा कि निजता के तत्व संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और गारंटी की स्वतंत्रता तथा गरिमा के अन्य पहलुओं से अलग संदर्भ में भी उत्पन्न है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा ना, सी ऑप्शन। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और 3 कथन दिए गए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। दूसरा कह रहा है संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके अपने लिए संविधान को निरसित या रद्द करने या इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार अधिग्रहित कर सकती है। 3 कह रहा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूलभूत संरचनाओं में से एक है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, होती है। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई, 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान के आधारभूत लक्षणों में से एक है, इसलिए इस शक्ति पर आरोपित सीमाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पहला बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधित शक्ति का विस्तार इस प्रकार नहीं कर सकती है कि उसे संविधान को निरस्त या निष्प्रभावी करने अथवा इसकी आधारभूत विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार प्राप्त हो। तो आप देखते हैं कि दूसरा गलत हो जाएगा। और आप देखते हैं कि आधारभूत संरचना के तहत संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी शक्ति का पृथक्करण। तीसरा बिल्कुल ठीक है इसमें। और आप देखेंगे कि इसमें संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन के संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त शक्तियां। तो इसमें आधारभूत संरचना के तथ्य हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, 1 और 3 बिल्कुल सही है और सही आपसे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें 1 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है आपसे मियावाकी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह जापान की एक शहरी वृक्षारोपण पद्धति है। दूसरा कह रहा है यह पद्धति भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में अपनाया गया था। तो मियावाकी पद्धति ने घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े स्थान को छोटे बागान में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी। तो बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए भारत सरकार द्वारा अब तक इस पद्धति को नहीं अपनाया गया, किंतु तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस पद्धति को अपनाया। इसके अलावा केरल भी इस पद्धति को अपनाने की योजना बना रहा था। तो इसमें दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं सही आपसे पूछा है ना, तो केवल क्या आंसर सही है, एक सही है, यानी कि केवल ए, एक, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें ए ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं, बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सोडियम सल्फेट हो गया, फिर आप देखिए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो लवण युक्त मृदा में सोडियम, याद रखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये अनुर्वर होते हैं और इनमें इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। और क्षारीयता का अर्थ है सोडियम लवणों की प्रमुखता, विशेष रूप से सोडियम कार्बोनेट की। मृदा में लवणता क्षारीयता के स्तर में होने वाली वृद्धि हमेशा जलवायु वेधन लवण की पपड़ी बनने का संकेत करती है। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन सा, एक तो पहला है, पहला है, दूसरा और तीसरा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, अब है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये कह रहा है कि जब राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमति देने वाले संकल्प को पारित कर देती है, तो 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या सही है। ये आप देखते हैं 3 कथन दिए गए ना। तो पहला कह रहा है ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से समर्थित होना चाहिए। ऐसा संकल्प 6 महीने तक प्रभाव में रहता है।
तीसरा कह रहा है 6 महीने समाप्त होने के बाद जो संकल्प लागू नहीं होता तो यह कानून प्रभावी नहीं रहता। और राज्यसभा के बारे में जरूर याद रखा करिएगा आप लोग, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लेते हैं, उच्च सदन है भारतीय संसद का, इसमें कितने आप देखेंगे, कितने सदस्य देखने को मिलेंगे आपको, 245 हैं, जिसमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए, तो यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है और इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्पित होना चाहिए। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक क्या है, गलत है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है और इसे किसी भी समय नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं। दूसरा भी गलत है इसमें। और प्रस्ताव के परिवर्तनीय नहीं रह जाने के बाद में 6 माह की अवधि की समाप्ति पर एक कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। यह प्रावधान राज्य विधानमंडल की इसी विषय पर कानून बना सकने की शक्ति को निर्बंधित नहीं करता, किंतु राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच असंगति की स्थिति में संसदीय कानून ही प्रभावी होता है। कथन तीसरा भी ठीक है इसमें। क्या कथन तीसरा ठीक है, पहला और दूसरा गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ठीक है। तो ठीक ही पूछा है ना, सही पूछा है, तो केवल 3 सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, केवल 3। अब इनमें आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चंस के आप लोग आंसर सही दे पाए, अपना स्कोर जरूर बताया करिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए, फायदा रहेगा आप लोगों का। धन्यवाद।